नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 21 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के ईवीएस पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया था, नीचे दी गई सूची पर विचार करिए। यहाँ पर देखिए दिया गया है झील, झरना, तालाब, पहाड़ी और नदी। इन सब में से कौन सा ऐसा है जो कि इन सबसे अलग है। यहाँ पर देखिए, अगर बात करें झील की, झरना की, तालाब की और नदी की, तो ये सभी पानी से यानी जल से संबंधित हैं। लेकिन अगर पहाड़ी की बात करें तो ये अलग है, ये जल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 पहाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये अन्य सभी से अलग है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर यानी कि चीनी डालते हैं। यह विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका को खाते हैं। टेपियोका क्या होता है? तो ये एक शकरकंद जैसा फल होता है जो कि जमीन में बैठता है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली खाते हैं। यहाँ पर कश्मीर में नारियल के तेल का प्रयोग खाने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये विकल्प नेगेटिव है, गलत है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं। ये विकल्प बिल्कुल गलत है। जो गोवा के लोग होते हैं वो नारियल के तेल में बनी हुई मछली को खाते हैं, ठीक है। सरसों यहाँ पर गलत है। तो अब देखिए, सभी स्टेटमेंट में पहला और दूसरा स्टेटमेंट यानी ए और बी सही है। तो दिए गए विकल्प में देखिए पूछा गया है सही कथन है, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए ए और बी केवल सही कथन होगा। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। इस प्रश्न का आप मतलब पहले समझ लीजिए। जैसे मनुष्य होते हैं, उनका ये मान लीजिए मुख है, तो उनकी आंखें उसके मुख पर सामने से दिख रही होती हैं इस प्रकार से, ठीक है। और जो पक्षी होते हैं, मान लीजिए ये पक्षी का मुख हो गया, ठीक है, और यहाँ पर उसका चोंच हो गया, तो इनकी जो आंखें होती है वो इस तरीके से होती हैं। मतलब कि उनके मुख पर सामने नहीं होती हैं, बल्कि साइड में, दोनों साइड में लगी हुई होती हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि इन चारों पक्षियों में से किसकी आंखें मनुष्य के जैसे उसके बिल्कुल फेस पर सामने की ओर होती है। पहला ऑप्शन दिया गया था रार्जिन पक्षी, जिसे अंग्रेजी में टेलर बर्ड बोला जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसका इमेज। इसकी आंखें देखिए, इसकी आंखें भी साइड में होती हैं। पहले एक इधर वाला दिख रहा होगा आपको और दूसरी वाली आंख इस साइड में होंगी। ये इसके फेस पर नहीं होता है, सामने की ओर, इस वजह से पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया था वीवर पक्षी। वीवर पक्षी का इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसकी आंखें जो होती हैं ये भी साइड में होती हैं, उनके फेस पर सामने की ओर नहीं होती है। तो ये भी विकल्प गलत होगा। तीसरा ऑप्शन दिया गया था कल चीड़ी पक्षी, जिसे अंग्रेजी में इंडियन रॉबिन बोला जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनकी जो आंखें होती हैं ये भी बिल्कुल साइड में होती हैं, इनके फेस पर सामने की ओर नहीं होती हैं। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें उल्लू दिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर उल्लू का फिगर देख पा रहे हैं। इनकी जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल मनुष्य की तरह होती हैं, उनके फेस पर बिल्कुल सामने होती हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उल्लू ही आपका सही विकल्प हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 उल्लू इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान करिए। पहला दिया गया है मोलन गांव, जो कि आसाम में पड़ता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, असम के मोलन गांव में जो घर बनाए जाते हैं वो बांस के खंभे पर 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से घरों में पानी ना घुस जाए, इस वजह से बांस के खंभे लगा करके 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर घर बनते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर। लद्दाख के लिए ये चौथा विकल्प होगा, मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। तीसरा दिया गया है मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, ठीक है। यहाँ पर जो घर होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, इनकी जो छतें होंगी वो इस प्रकार से कुछ ढालू होंगी, ताकि जब बर्फबारी यहाँ पर हो तो जो बर्फ़ हो वो छत से नीचे गिर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो छतें होंगी वो ढालू होंगी। तो अब देखिए सी वाले का क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी का हो जाएगा पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। तो सी का हो जाएगा 5वां, ठीक है। डी वाला बचा राजस्थान। राजस्थान की जो घरें होती हैं वो मिट्टी की मोटी दीवारें होती हैं, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? तो मिट्टी के जो घर बने होते हैं वो उष्मा को रोकते हैं अंदर आने से,
और चूंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस वजह से तापमान को थोड़ा सा कम करने के लिए वहाँ पर मिट्टी की मोटी दीवार से बने हुए घर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए विकल्प क्या बना, विकल्प बना आपका ए का 3, बी का 4, सी का 5 और डी का 1। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया था हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला दिया गया है स्टेटमेंट हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि हाथी झुंड में ही रहते हैं। दूसरा देखिए हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। इनका जो झुंड होगा उसमें केवल हथनियाँ यानी कि मादा हाथी और केवल हाथी के बच्चे ही रहते हैं, उसमें जो नर हाथी रहते हैं वो नहीं रहते हैं। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती है। ये विकल्प बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर कितनी भी की बात की जा रही है जो कि गलत है। एक झुंड में अधिक से अधिक 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, यानी टोटल जो हथनी और बच्चों को मिलाकर के संख्या होगी वो 10 से 12 नहीं हो सकती है। ठीक है। मैक्सिमम 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही झुंड में रहते हैं। अगला जो स्टेटमेंट दिया गया है हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। यहाँ पर देखिए 4 से 5 वर्ष की आयु बताई गई है। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़ करके हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। ये विकल्प भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो हाथी के बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल तक, ध्यान दीजिएगा, जो हाथी के बच्चे रहते हैं वो 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं और उसके बाद वो झुंड को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर चूंकि 4 से 5 साल दिया गया था, इस वजह से ये विकल्प गलत है। ठीक है। और एक और स्टेटमेंट आप जान लीजिए, हाथी जो होते हैं वो एक दिन में लगभग 100 किलो पेड़ के पत्तों को वो खा जाते हैं। ठीक है। तो अब सभी स्टेटमेंट में से पहला और दूसरा यानी ए और बी केवल सही है। प्रश्न में आपसे सही कथन ही पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 ए और बी केवल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से रात के 8:45 पर चली और 1 अक्टूबर 2019 को दोपहर के 12:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या थी? औसत चाल निकालने के लिए अगर आपको समय ज्ञात रहे तो दूरी बटा समय कर देंगे तो औसत चाल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस यात्रा के दौरान कुल कितना समय लगा। तो यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 29 सितंबर को प्रारंभ हुई थी। कितने बजे? रात के 8:45 पे। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 29 सितंबर के बाद 30 सितंबर का समय आया होगा, डेट आया होगा। 30 सितंबर के बाद चूंकि ये सितंबर 30 का महीना होता है यानी कि अब उसके बाद 1 अक्टूबर का डेट आया होगा। तो 30 सितंबर के 20:45 की यानी रात के 8:45 की बात की जाए तो इनके बीच में 24 घंटे का समय बीत चुका है। और ये सफ़र कब कंप्लीट हुआ? तो 1 अक्टूबर को 12:45 पे, ये दोपहर का समय है 12:45। ठीक है। अब इनके बीच का यानी 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में जो समय लगा इसको एक बार देखें तो रात के 8:45 से दोपहर के 12:45 के बीच का जब आप समय देखेंगे तो 8 4 12 और 4 और 12 घंटा और जोड़ेंगे तो 16 घंटे का ये गैप हो गया है। ठीक है। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो देखिए 40 घंटा आएगा। अब टोटल दूरी कितनी थी? टोटल दूरी 2200 किलोमीटर थी और हमें औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटे कुल समय हम लोग यहाँ से भाग दे देंगे। तो ये जब इससे काटेंगे तो 4 पचे 20, 2 शेष बचा, फिर 4 पचे 20 यानी 55 किलोमीटर पर आवर उसका औसत चाल था। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो ये केरल राज्य के बगीचों में उगते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था निपेंथिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपसे पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर आप निपेंथिस का इमेज देख पा रहे होंगे जिसे हिंदी में घटपर्णी बोला जाता है। इसकी ये संरचना होती है कि इस पर एक ढक्कन नुमा आकृति होती है और यहाँ पर एक खुला आकृति होता है। यहाँ पर इस पौधे की खासियत ये है कि ये एक सुगंधित जो स्मेल है वो छोड़ती है, जिसकी वजह से आसपास के जो कीड़े मकोड़े होते हैं और जो मेढक और छोटे छोटे चूहे होते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इस घड़े नुमा आकृति में चले जाते हैं और ये ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है। और ये पौधा उनको जब ढक्कन बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है। तो ये निपेंथिस इस प्रकार से जंतुओं को पकड़ करके मार देता है और उनका अवशोषण
कर लेता है। अब चलिए स्टेटमेंट पर विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। ये विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। ये विकल्प गलत है, क्योंकि यह हमारे देश में भी पाया जाता है। यह भारत के आसाम राज्य में पाया जाता है, तो दूसरा विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, यह पौधे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो कि गलत है। एक्चुअली में होता यह है कि ये एक तरल नुमा पदार्थ निकालता है और उस तरल नुमा पदार्थ से स्मेल, बहुत ही सुगंधित स्मेल आती है, जिसकी वजह से जो कीट पतंग हैं, कीड़े मकोड़े हैं और चूहे और मेढक हैं, वो आकर्षित होते हैं। तो ये आवाज़ नहीं निकालता है, इस वजह से ये विकल्प, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा देखिए, इसका आकार घड़े जैसा होता है। ये विकल्प बिल्कुल सही है अभी तक का। जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है, कोई भी कीड़े मकोड़े उसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। डी वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो अब चारों स्टेटमेंट में देखिए ए और डी वाला विकल्प सही है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 ए और डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना कब घटी थी? दिए गए चारों विकल्प यहाँ पर गलत हैं। सीबीएसई बोर्ड ने जब इसका रिवाइज्ड आंसर की जारी किया तो उसमें आंसर की जगह, ऑप्शन की जगह 9 लिखा था, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को इसके संबंध में कॉमन अंक दिया गया था, 1 अंक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में हुई थी, यानी दांडी यात्रा ये 1930 की घटना है। 1930 ईस्वी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने का सलाह देता है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इन तीरों में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, यानी कि ऐसा रोग जिसमें आयरन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी वही रोग इसका उत्तर होगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 की अगर बात करें तो ये अनीमिया, जिसे रक्त की कमी हो जाती है। सामान्य तौर पर आम बोलचाल की भाषा में ये बोला जाता है कि अनीमिया में ब्लड की कमी हो जाती है। एक्चुअली ब्लड की कमी, ये ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अनीमिया मतलब ब्लड की कमी, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो इसी आयरन की कमी को दूर करने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने का सलाह डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। अब थोड़ा सा और डीपली थोड़ा समझ लीजिए, जो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है, ठीक है, ये क्या करता है कि आपके जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, तो आपके वातावरण से जो सभी गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और अन्य गैसेज भी हैं थोड़े बहुत मात्रा में, उन सभी को आपके नाक के माध्यम से फेफड़े तक ले जाता है। फेफड़े में क्या होता है कि छोटे छोटे बबल्स होते हैं, जिसमें ये सभी ऑक्सीजन और सभी गैसेज जो हैं वो भर जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि आपके ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन ही जाता है, जबकि आपके फेफड़े तक तो वो सभी गैसेज आ रही थी, पूरा मिश्रण आ रहा था, नाइट्रोजन भी आ रहा था, ऑक्सीजन भी आ रहा था और अन्य गैसेज जो है वो भी आ रही थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन जाता है, तो चूंकि फेरस जो होता है वो ऑक्सीजन से केवल क्रिया कर पाता है, ठीक है। फेरस जो होता है यानी जो आयरन है हीमोग्लोबिन में, वो केवल ऑक्सीजन से क्रिया कर पाता है। इस वजह से केवल ऑक्सीजन अब ब्लड में घुलता है। अब ये ऑक्सीजन जो है ब्लड में घुल गया, अब ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में ब्लड के संचरण के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है। और जैसे ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में जाएगा, जब ऊतक में जाएगा तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में इसी ऑक्सीजन के माध्यम से उसका एक तरीके से दहन होता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में ऊतकों में स्टोर होती है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन की कमी हो जा रही है, आयरन की चूंकि कमी हो जा रही है, अब आयरन की जितनी कमी होगी उतना ही ऑक्सीजन ये कम अवशोषित करेगा, यानी आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। और जब आप सांस नहीं ले पाएंगे और ब्लड सभी ऊतकों तक उस प्रचुर मात्रा तक नहीं पहुँच पाएगा तो आपको थकान महसूस होगी। तो ये सब लक्षण होते हैं एनीमिया के। तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियां खाने का सलाह किस बीमारी में दिया जाता है, तो ये अनीमिया में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है यह हमारे देश का भाग है। ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि ये नेपाल का भाग है, ना कि भारत का भाग है। दूसरा देखिए, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। अगर एग्जैक्ट की बात करें तो इसके चोटी की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एग्जैक्ट जो इसकी ऊंचाई है 8,848.86
मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और लगभग ये कहा जा सकता है कि लगभग ये 8,900 मीटर के बराबर है, इस वजह से दूसरा विकल्प सही माना जाएगा। यहाँ पर बी विकल्प में इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी इसको सही इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि इसके सभी विकल्पों को देखिए कि आप सभी विकल्पों में बी मौजूद है, यानी कि आप बी को इग्नोर नहीं कर सकते, तो चाह कर भी आप इसको हटा नहीं सकते, यानी कि इसको गलत नहीं कर सकते। तीसरा देखिए, बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। भारत की तरफ से जो पहली महिला पर्वतारोही थी वो बछेंद्री पाल थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। चौथा स्टेटमेंट देखिए, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। चौथा विकल्प यहाँ पर गलत है क्योंकि पहली बार 20 मई सन 1965, दिन याद रखिएगा, 20 मई 1965 को पहली बार भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा पहले ऐसे नागरिक थे भारत के जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे और उनके द्वारा वहां पर ध्वजारोहण किया गया था। तो ये जो डेट दी गई है 23 मई 1994, ये गलत है। 20 मई 1965 में पहली बार भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके ध्वजारोहण किए थे। तो अब देखिए बी और सी यहाँ पर विकल्प केवल सही है, तो दिए गए ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन 2 बी और सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स है, ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर का घर है। आगे पढ़िए, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन समझने के लिए यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। देखिए, ये इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नीचे साउथ होता है और ऊपर नॉर्थ होता है। तो सबसे पहले वो किधर जा रहा है, पूरब में जा रहा है 500 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से पूरब किधर होगा, इधर पूरब हो जाएगा, ये हो गया 500 मीटर की दूरी, ठीक है। ये ए पॉइंट पर वो पहुँच गया 500 मीटर दूरी चल करके। आगे देखिए, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। अब दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ जाना होगा साउथ के लिए। तो यहाँ से वो 400 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। मान लीजिए ये 400 हो गया और दूरी तय करके वो कहाँ पर पहुँचते हैं, बी पर पहुँचते हैं। आगे पढ़िए, फिर वह सी पर जाते हैं तो जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ से पश्चिम किधर होगा, इधर देखिए, इधर पश्चिम जाने के लिए उसको 90 मीटर जाना है, यानी कि मान लीजिए ये 90 मीटर हो गया और ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है। उत्तर में 80 मीटर, अब उत्तर किधर होगा, ऊपर होगा, नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ से 80 मीटर यहाँ पर कहीं पॉइंट पर वो चलेंगे और यहीं पर उनका अस्पताल है जो कि पॉइंट वाई है। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखिए, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, यानी कि वाई के सापेक्ष एक्स का पोजीशन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, एक्स और वाई का पोजीशन कुछ इसी प्रकार से है और वाई के सापेक्ष एक्स का पोजीशन आपसे पूछा जा रहा है। तो एक्स पर पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कुछ ऊपर चलेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ एक्स है, तो ऊपर जाने का मतलब नॉर्थ हो गया, और फिर आप इधर चलेंगे एक्स पर जाने के लिए जो कि ये पश्चिम दिशा है, यानी कि वेस्ट हो गया। यानी कि वाई के सापेक्ष एक्स का पोजीशन क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम आपका सही विकल्प हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में देखिए ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पश्चिम इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेगिस्तान के ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो नहीं सही होगा वहीं आपका उत्तर होगा। स्क्रीन पर आप रेगिस्तान के ओक के पेड़ को देख सकते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कंटीली नुमा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में चूंकि पानी की कमी है और इस वजह से पत्तियों के माध्यम से पानी और ज़्यादा बाहर ना निकल जाए, इसलिए ये कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो उथली हुई होती हैं, ठीक है। इनकी जो हाइट होती है 100 से 150 फीट होती है, यानी कि अगर मीटर में बात करें तो 30 से 45 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। दिए गए विकल्पों पर विचार करिए। पहला दिया गया है इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, जो कि विकल्प बिल्कुल सही है। क्योंकि आपसे निगेटिव ऑप्शन पूछा गया था इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये सही होता है। दूसरा देखिए, इसकी जड़ें उथली होती हैं, ये भी सही होता है, लेकिन निगेटिव पूछा गया इस वजह से उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, ये नहीं होता है, इस वजह से आपका उत्तर होगा, ठीक है। ये तने में जल को संरक्षित नहीं करता है, चूंकि नहीं पूछा गया था इसी वजह से आपका उत्तर होगा। और चौथा विकल्प देखिए, यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, ये भी
एक तरीके से गलत उत्तर है। अगर मैं बात करूं इसकी ऊंचाई की, तो इसकी जो ऊंचाई मीटर में होती है वो 30 मीटर से 45 मीटर के बीच में होती है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने जब रिवाइज्ड आंसर की जारी किया तो इन दोनों विकल्पों को सही मान लिया था। क्यों? क्योंकि 8 मीटर से ऊंचा यहाँ पर दिया गया है, एग्जैक्ट की बात नहीं की गई है। अगर 9 मीटर की भी बात की जाए तो भी वो 8 मीटर से ऊंचा है, 10 मीटर की बात की जाए तो भी वो 8 मीटर से ऊंचा है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट ऊंचाई होता है वो 30 से 45 मीटर के बीच में होता है। ठीक है, इस वजह से सीबीएसई बोर्ड ने इस विकल्प को भी गलत मानते हुए, चूंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया था, इस वजह से इसको भी सही कर दिया गया था। यानी कि अगर आप ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में से कोई भी एक विकल्प आपने टिक किया है तो आपका उत्तर सही माना जाएगा सीबीएसई के रिवाइज्ड आंसर की के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुडुक जो भाषा है ये बेसिकली भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जनजातियों के द्वारा, जो उरांव जनजाति हैं उनके द्वारा बोली जाती है। तो दिए गए विकल्प में देखिए मिजोरम नहीं होगा, मणिपुर भी नहीं होगा, मेघालय भी नहीं होगा, झारखंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका गुजरात हो गया और इसके निकटवर्ती देख सकते हैं, एक हो जाएगा राजस्थान, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश और तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि इसकी बाउंड्री को टच करते हैं। मतलब कि गुजरात के बिल्कुल सटे हुए राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दिए गए ऑप्शन में देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? चौथा विकल्प दिया गया है, बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। देखिए प्राइमरी के बच्चे जब 5वीं पास होकर के जब अपर प्राइमरी में जाएंगे तो यहाँ पर विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना इसका उद्देश्य नहीं है। देखिए विशेषज्ञता कहने का मतलब कि जब आप अपना स्ट्रीम चुन रहे होते हैं कि आप आर्ट साइड से पढ़ेंगे, साइंस साइड से पढ़ेंगे या फिर कॉमर्स से पढ़ेंगे, या फिर किस सब्जेक्ट से आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जा करके करते हैं, ना कि प्राइमरी के बच्चे करते हैं। तो विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए। चौथा विकल्प गलत हो गया। तीसरा विकल्प देखिए, बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशल का विकास करना, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि जहां पर भी विकल्प में आपको केवल सिर्फ इस टाइप के शब्द दिख जाए वो विकल्प को बिल्कुल संकुचित कर देते हैं, बिल्कुल उसको नैरो कर देते हैं। इस वजह से आपका ये विकल्प गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अब यहाँ पर देखिए बात की जा रही है पर्यावरण अध्ययन की, और प्राइमरी लेवल में पर्यावरण अध्ययन एकीकरण के माध्यम से पढ़ाया जाता है, यानी कि उसमें विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, गणित भी पढ़ाया जाता है और ईवीएस तो पढ़ाया ही जाएगा। तो यहाँ पर संख्यात्मक कौशल का विकास यानी सिर्फ गणित पर जोर देने की बात की जा रही है, जबकि उसको विज्ञान के भी पार्ट पढ़ाए जाएंगे और पर्यावरण से संबंधित पाठ भी पढ़ाए जाएंगे। तो संख्यात्मक कौशलों का विकास करना ही केवल पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होता है। इस वजह से ये निगेटिव होने की वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जब प्राथमिक स्तर में होते हैं तो पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से उनको जागरूक किया जाता है कि आप खाना खाने से पहले अपने हाथ को अच्छे से साबुन से कम 30 सेकंड के लिए धोइए, और शौच से आने के बाद भी आप अपने साबुन को धोइए, अपने हाथ के नाखूनों को छोटे रखिए, काट करके रखिए, अपने हमेशा नहा करके तैयार रहिए। इस वजह से ताकि उनको जागरूक किया जाता है कि अगर आप गंदे रहेंगे, आपके नाखून गंदे हैं या फिर आपके बाल बहुत गंदे हैं, तो आपको 50 तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। तो ये क्या किया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है। और चूंकि पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान का भी पार्ट इंक्लूड है, यानी विज्ञान का भी उनको नॉलेज दिया जा रहा है और उनको जागरूक भी किया जा रहा है, और साथ ही साथ अन्य जो गणित के पार्ट हैं और साथ ही साथ ईवीएस का जो पार्ट है उसके माध्यम से भी उनको जागरूक किया जा रहा है। तो ये पहला जो विकल्प है ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था और मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी। मतलब कक्षा 5 के पुस्तक में एक पाठ दिया गया, किसानों की कहानी बीज की जुबानी। शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा। यहाँ पर जो पाठ स्टार्ट होगा वो इस प्रश्न से शुरू किया गया है, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि मुख्य प्रश्न बच्चों में किस प्रकार की कौशल का विकास करेगा। पहला दिया गया, बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाएगा। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जब आप बच्चे से प्रश्न पूछेंगे कि भोजन जो हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, तो वह सोच विचार करेगा कि आखिर ये अनाज आते कहाँ से हैं। तो वो सोचने के लिए एक तरीके से उत्सुक होगा और यहीं उसको नई सोच के लिए नई दिशाओं में लेकर के जाएगा, यानी पहला विकल्प पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। बच्चे सीखते कैसे हैं?
बच्चे जब किसी चीज़ में उत्सुकता लेंगे यानी वो अंदर से इंटरनली मोटिवेटेड हैं कि मुझे ये इस बारे में जानना है, और जब वो इंटरनली मोटिवेटेड होंगे तो उनका जो अधिगम होगा वो ज़्यादा स्थायी होता है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं उनका इंटरनल मोटिवेशन उनको सीखने में मदद करता है। तो यही तो बात की जा रही है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा सी वाला। देखिए, बच्चों की स्मरणीय आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। स्मरणीय मतलब कि रटने पर जो चीज़ें उसको पहले से याद हैं उसको स्मरण करने में, कौशलों को विकसित करने में सहायता करती है। तो ये विकल्प बिल्कुल गलत है। देखिए, अभी से पहले बच्चा अनाज के बारे में, भोजन को कौन पैदा करता है इसके बारे में नहीं जानता था। तो आप स्मरण किसी चीज़ को तभी कर पाएंगे जब आप उसके बारे में जान रहे होंगे। अरे, आप जो चीज़ें आपके माइंड में सेव है उसी को तो आप रिकॉल करके स्मरण करते हैं। जब आपके माइंड में वो चीज़ें हैं ही नहीं तो आप स्मरण क्या चीज़ करेंगे। डी वाला विकल्प देखिए, शिक्षकों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया है ये बुक का प्रश्न है, ना कि टीचर अपने आप से पूछ रहा है। तो अगर अनुशासन बनाने की बात होती तो टीचर अपने स्तर पर प्रश्न पूछ रहा होता, ना कि बुक के प्रश्न की बात की जाती। ठीक है, तो ये अनुशासन बनाने का काम बुक के माध्यम से नहीं किया जाएगा बल्कि टीचर के माध्यम से किया जाएगा। इस वजह से ये भी विकल्प निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। अब चारों स्टेटमेंट में से केवल 2 स्टेटमेंट ए और बी वाला सही है। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उप थीम है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पर्यावरण अध्ययन में कुल 6 थीम बताए गए हैं प्राथमिक स्तर पर। स्क्रीन पर आप पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत प्राइमरी स्तर पर जो 6 थीम रखे गए हैं देख पा रहे होंगे। इसमें पहला थीम है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अब जो पहला थीम है परिवार एवं मित्र, इसको 4 उप थीम में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपसी संबंध, दूसरा है काम और खेल, तीसरा है जानवर और चौथा है पौधे। तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि दिए गए विकल्प में से कौन सा उप थीम है। तो यहाँ पर देखिए जानवर और पौधे, ऑप्शन नंबर 4, इसमें आप देखेंगे तो ये जानवर और पौधे जो थीम है ये एक्चुअली उप थीम है किसका, परिवार एवं मित्र का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। जो विकल्प निगेटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। पहला देखिए, किस्से एवं कहानियों के द्वारा। अब आप लोग ईवीएस के बुक में देखते होंगे कि कहानी के माध्यम से बताया जाता है कि एक बार एक लड़की थी, वो अपने हाथों को नहीं धो करके बिना हाथों को धुले ही भोजन करने लगी, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द उत्पन्न हो गया और उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये क्या है, किस्सा कहानी है। ठीक है, तो ये तो होगा क्योंकि ये पॉजिटिव था, और चूंकि पॉजिटिव है इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में आपसे नेगेटिव पूछा गया। ठीक है, दूसरा देखिए, बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर दे करके। यहाँ पर जब आप पर्यावरण को खोजने का अवसर देंगे यानी कि वो खुद उसमें सहभागिता दिखा रहा है, खुद एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जिस भी अधिगम में बच्चा खुद भाग लेता है वो अधिगम ज़्यादा स्थायी होता है और ज़्यादा ही सार्थकपूर्ण होता है। तो इस वजह से ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव आपको ढूंढना है। तीसरा देखिए, प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछ करके, जब आप प्रश्न पूछते हैं तो बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जिज्ञासा की वजह से वह खुद उसका उत्तर निकालने के लिए उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और जब भी आप किसी अधिगम में पार्टिसिपेट करेंगे, खुद पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपका अधिगम सार्थकपूर्ण होता है। तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव आपको उत्तर देना है। एक ही विकल्प बचा, बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। देखिए, बच्चे को आप पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को बता नहीं रहे हैं, बस उसको रटाए जा रहे हैं कि ये बीमारी इस वजह से होती है, ये बीमारी इस वजह से होती है। जबकि आप अगर वो प्रत्यक्ष रूप से देखेगा कि आप हाथ नहीं धुल रहे हैं और किसी को बीमारी हो गया कक्षा में, तो यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। अब जब वो उसको आप बताएंगे, देखिए उसने बिना हाथ धोए खाना खाया था, इस वजह से उसके पेट में दर्द हुआ, तो चूंकि उसने देख लिया है इस वजह से उसको वो अच्छे से समझ में आएगा और उसका ये सीखना जो होगा सार्थकपूर्ण होगा, अधिगम सार्थकपूर्ण होगा। लेकिन अगर आप उसको बस रटवाते जाएंगे कि इस बीमारी के लिए ये उत्तरदायी है, इस बीमारी के लिए ये उत्तरदायी है, या फिर केवल रटवाते जाइए, तो ये उसके लिए सार्थकपूर्ण नहीं है। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जब उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी। क्योंकि देखिए, मेमोरी क्या है, एक तरीके से स्पेस है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को भरते जा रहे हैं। अब इन्फॉर्मेशन को आप भूसा की तरह, कचड़े की तरह भरते जाएंगे तो कभी ना कभी तो एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा कि उसका माइंड भर जाएगा और वो चीज़ों को भूलने लगेगा। तो चीज़ों को आप याद नहीं करवा सकते, बच्चे को समझा करके उसको सार्थकपूर्ण पार्टिसिपेट करके ही उसको सार्थकपूर्ण तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो चौथा विकल्प निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। चौथा विकल्प दिया गया है अज्ञात से ज्ञात की ओर। देखिए, ज्ञात कहने का मतलब कि जब आप बालक को सुझाव देते हैं कि आप अपनी उंगलियों के जो नाखून हैं उनको काट करके रखिए ताकि इसमें गंदगी ना बैठे, तो ज्ञात क्या है, उसको दिख रहा है कि गंदगी उसके नाखून में जा सकती है, यानी ये ज्ञात हो गया। और उस गंदगी की वजह से उसको क्या क्या बीमारी हो सकती है ये अज्ञात हो गया। तो सबसे पहले उसको बताते हैं कि अगर आप अपने नाखून को नहीं काटेंगे यानी गंदगी नहीं हटाएंगे तो आपको बीमारी हो सकती है। यानी पहले आपने उसको नाखून काटने के लिए बताया, यानी ज्ञात बताया, उसके पास वो पार्ट्स वो चीज़ें हैं, नाखून और गंदगी वो देख सकता है, यानी कि उसे ज्ञात है। और क्या वो नहीं देख सकता है, वो बीमारी को नहीं देख सकता, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है, जबकि विकल्प ये कह रहा है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। इस वजह से निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वैश्विक से सामान्य की ओर। देखिए, प्राइमरी स्तर के बच्चों को जब पर्यावरणीय अध्ययन का ज्ञान कराया जाता है तो बोला जाता है कि उनके परिवेश से जोड़ करके उनको शिक्षा दीजिए। अब वैश्विक की बात की जा रही है, यानी विश्व की बात की जा रही है। बालक अपने परिवेश से ही देख करके जो सीखा है उससे जोड़ करके आपको बताना है। और यहाँ पर विश्व की जो भी बातें होंगी निश्चित तौर पर उसके लिए वो अनभिज्ञ होगा, वो उससे अवगत नहीं होगा, तो वह उसके परिवेश के बाहर है। इस वजह से वैश्विक से सामान्य की ओर नहीं होगा। हाँ, सामान्य से वैश्विक की ओर हो सकता था, तो ये भी निगेटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो अमूर्त से मूर्त और अज्ञात से ज्ञात ये दोनों एक ही टाइप के होते हैं, इस वजह से ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मूर्त से अमूर्त की ओर होता तो हो सकता था आपका विकल्प, क्योंकि मूर्त क्या है, नाखून के गंदगी को हटाना, ये मूर्त है और उससे बीमारी हो जाएगी, ये बीमारी अमूर्त है, जो कि उसको देख नहीं सकता, बस वो चिंतन करके समझ सकता है कि हाँ इसके बाद से ये बीमारी हो जाएगी अगर वो नाखून की गंदगी को साफ नहीं करेगा और नाखून नहीं काटेगा तो। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर। अब चलिए पहले विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प दिया गया है मूर्त से अमूर्त की ओर, यही विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं है। जो निगेटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। ठीक है, पहला विकल्प देखिए, यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है। सबसे पहले एकीकृत को समझ लीजिए, तो इसका मतलब ये होता है कि कई विषयों को एक साथ जोड़ करके पढ़ाना। जैसे कि प्राइमरी का जब आप पुस्तक देखेंगे कक्षा 1 का, तो उसमें गणित और विज्ञान अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो पर्यावरण अध्ययन गणित और विज्ञान एक ही साथ जोड़ करके एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, यानी एक ही विषय में पढ़ाया जाता है। अब बच्चे को भले ही वो प्राइमरी का बच्चा है यानी कक्षा 1 का बच्चा है, लेकिन उसको गणित का भी ज्ञान देना है और विज्ञान का भी ज्ञान देना है। तो ये होगा कैसे, तो इसके लिए किया जाता है कि मान लीजिए एक चिड़िया का फिगर बना हुआ है उसके पुस्तक में, ठीक है, तो उसके आगे बड़ा सा 1 लिखा रहेगा। इसी प्रकार से 2 चिड़िया का फिगर इस तरीके से बना रहेगा और उसके आगे 2 लिखा रहेगा। अब ये चिड़िया उसके परिवेश से आ रहा है, परिवेश मतलब उसके आसपास जो वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं वो चिड़िया को देखा होगा, यानी उसके परिवेश से ये पर्यावरण अध्ययन का पार्ट हो गया। और यहाँ पर वो गिनती भी सीख रहा है, ये गणित का पार्ट हो गया। तो देखिए दो सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ करके बताया जा रहा है, तो ये एकीकृत का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से देखिए बच्चे को बताया जाता है कि आप शौच से बाद अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोइए। अब हाथों को साबुन से धोना ये अपने परिवेश में वो देख रहा है, अपने माता पिता को जब से उसका जन्म हुआ होगा वो देख रहा होगा अपने अगल बगल पड़ोसियों को कि लोग शौच से आने के बाद हाथ को धुलते हैं साबुन से। तो अब हाथ से धुलना विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि अगर आप हाथ को नहीं धुलेंगे साबुन से तो आपके नाखून में जो गंदगी है उसकी वजह से आपके पेट में जाएगा और कई बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं। तो ये विज्ञान का पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि विज्ञान के माध्यम से ही आपको बीमारियों के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से गणित और विज्ञान दोनों को जोड़कर पढ़ रहे हैं, तो ये एकीकृत विषय हो गया, यानी कि सभी विषयों को एक ही माध्यम से एकीकृत करके बताना। तो ये चूंकि पॉजिटिव था इस वजह से उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपसे निगेटिव उत्तर पूछा गया है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए यह संदर्भित है। संदर्भित कहने का मतलब कि रिफरेंस वाला है। देखिए अब जैसे हम लोग अभी गणित पढ़ रहे थे तो उसका रिफरेंस किससे लिया जा रहा था? परिवेश से लिया जा रहा था कि 1 चिड़िया है तो उसके आगे 1 लिखा है, 2 चिड़िया है तो उसके आगे 2 लिखा है। यानी कि ये जो गिनती पढ़ाया जा रहा है उसको गणित पढ़ाया जा रहा है, ये किससे रिफरेंस लिया जा रहा है, किससे संदर्भित है? ये संदर्भित है उसके परिवेश से, यानी कि पर्यावरण से। तो ये संदर्भित है, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपसे निगेटिव पूछा गया। तीसरा देखिए यह बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित कहने का मतलब कि बालक इसमें केंद्र में होगा। अब पर्यावरण अध्ययन ऐसा सब्जेक्ट है कि आप को बालक को केंद्र में रखना ही होगा। ये केवल इसी विषय के लिए नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए बालक केंद्र में रहना चाहिए, लेकिन ये विशेष तौर पर बालक केंद्र में होता है। क्यों? क्योंकि बालक
जो अपने परिवेश से देख रहा है वही उसका पर्यावरण है। आप चीज़ों को रटा नहीं सकते कि चिड़िया ये रट लीजिए, ये रट लीजिए। अगर बालक अपने परिवेश में देखेगा तो उसका अधिगम और ज़्यादा स्थायी होगा। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं बाल केंद्रित विषय भी है, इस वजह से ये पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विषय बचा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, यह एक विषय क्षेत्र है। ये विकल्प बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे में गणित, विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन अलग अलग पुस्तक नहीं है, बल्कि एकीकृत करके दिया गया है। यानी कि ये एक विषय का क्षेत्र नहीं है, मल्टी सब्जेक्ट्स का क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल गलत है। और चूंकि प्रश्न में निगेटिव पूछा गया था, इसी वजह से यही एकमात्र आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भोजन किस प्रकार से खराब होता है? इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? फिर से निगेटिव वाला आपका उत्तर होगा। पहला देखिए, अवलोकन एवं सूचना दर्ज करना। अवलोकन मतलब चीज़ों को देखना और फिर उसका रिकॉर्ड बनाना। जब बच्चे जब प्रयोग कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर वो चीज़ों को देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे और एक सारणी भी बना रहे होंगे सूचना एकत्रित करने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे खराब हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं अवलोकन और सूचना दर्ज करने से रिलेटेड है। चूंकि ये पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपको निगेटिव उत्तर छांटना है। दूसरा देखिए, विश्लेषण करना। अब सभी आंकड़े जब उसके पास इकट्ठा हो जाएंगे तो वो उनका विश्लेषण करेगा, एनालाइज करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें खराब हो जा रही हैं। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, प्रयोग करना। ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे जब खुद से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रयोग करके देख रहे होंगे। चौथा देखिए, स्मरण करना। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल हैं, बच्चा खुद प्रयोग करने में शामिल है, तो वो चीज़ों को रटेगा नहीं, बल्कि प्रयोग करके खुद समझ रहा होगा। तो ये चूंकि निगेटिव था और आपसे निगेटिव ही प्रश्न में पूछा गया था, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? फिर से आपको निगेटिव वाला छांटना है। पहला विकल्प देखिए, वास्तविक जीवन की घटनाएं। तो पर्यावरण अध्ययन का मतलब ही होता है कि परिवेश से जोड़ करके बच्चों को बताना, यानी कि वास्तविक जीवन से। परिवेश क्या है? वास्तविक जीवन ही है, उससे जोड़ करके बताना, यानी कि वास्तविक जीवन की घटनाओं से जोड़ करके बताना। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपको निगेटिव ऑप्शन छांटना है। दूसरा देखिए, समुदाय सदस्य। समुदाय सदस्य में आपके परिवेश में जो भी लोग आ रहे हैं, जो आपके आस पड़ोस में हैं, जैसे कि आपके ग्राम के लोग, आपके माता पिता, ये सभी समुदाय के सदस्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका परिवेश बन रहा है ये इन्हीं समुदाय के सदस्यों से बन रहा है। ठीक है, तो ये भी प्रभावशाली संसाधन होगा। चूंकि होगा, इस वजह से उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि निगेटिव आपको छांटना है। तीसरा देखिए, कक्षा की चार दीवारी। कक्षा की चार दीवारी ये बिल्कुल निगेटिव उत्तर है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि आपका परिवेश केवल आपके विद्यालय के अंदर नहीं है, विद्यालय के बाहर भी आपका परिवेश है, जहां पर आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो चूंकि ये चार दीवारी की बात कर रहा है, यानी चीज़ों को सीमित कर दे रहा है कि आप केवल कक्षा में ही रहें, तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। और चूंकि आपसे निगेटिव ही पूछा गया था, इस वजह से ये आपका उत्तर होगा। चौथे विकल्प को देख लेते हैं, बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। स्थानीय संसाधन उनके परिवेश का हिस्सा है, इस वजह से ये भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपसे निगेटिव पूछा गया था। तो देखिए, पहला और दूसरा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, तीसरा एकमात्र निगेटिव है, जो कि निगेटिव आपसे प्रश्न में पूछा गया है, इस वजह से केवल सी वाला ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं? पहला देखिए, मानचित्र एवं चित्र। बच्चे मानचित्र और चित्र को देख करके प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को समझ सकते हैं, तो पहला पॉजिटिव है, उत्तर होगा। दूसरा देखिए, व्याख्यान एवं चर्चा। व्याख्यान का प्राइमरी स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, इस वजह से निगेटिव होने की वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सर्वे के संचालन के उपरांत उस पर चर्चा। अब सर्वे में बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चे खुद उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से ये पॉजिटिव है। और चूंकि बच्चे उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों की सहभागिता है और इस वजह से ये पॉजिटिव है, इस वजह से आपका उत्तर होगा। चौथा देखिए, बच्चों को नारे लिखने को कहना। ये नारा लिखना ईवीएस में इसका कोई खास रोल नहीं होता है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया। अब देखिए, ए और सी वाला केवल विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए ए और सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं, तो ये अवलोकन तकनीकी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न पूछा गया था, सीसीई के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। स्व आकलन कहने का मतलब कि बालक जो अधिगम करता है वो अपना मूल्यांकन, अपना आकलन खुद कर रहा है। तो स्व आकलन सीखने के समान आकलन होता है, यानी कि बच्चा खुद जांच रहा है कि उसकी किस सब्जेक्ट में रुचि है और विभिन्न पैमाने पर अपने आप को आकलित कर रहा है। तो ये स्व आकलन सीखने के समान आकलन होगा। तो पहला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। एक बार सभी विकल्पों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि भविष्य में अगर इन सभी विकल्पों से प्रश्न आते हैं तो आप गलत ना कर दें। दूसरा विकल्प है सीखने के लिए आकलन। देखिए, अभी बालक सीखा नहीं है बल्कि सीखने के लिए आकलन करना है। तो जब बालक को सिखाने के लिए टीचर कक्षा में अवेलेबल होता है तो सबसे पहले उसके पूर्व ज्ञान की जांच करता है कि आखिर बच्चा किसी संप्रत्यय यानी किसी कॉन्सेप्ट के बारे में कितना जानता है। तो पूर्व ज्ञान की जानकारी के लिए जो बच्चे की आकलन किया जाता है, यानी कि अब वो उसे सिखाने जा रहा है, यानी सिखाने के लिए आकलन कर रहा है, तो ये हो जाता है कि पूर्व ज्ञान के जांचने के लिए जांच करके जो आगे सिखाने जा रहा है उसके दौरान जो आकलन किया जाता है वो बोला जाता है सीखने के लिए आकलन। ठीक है, सीखने का आकलन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये काम हो चुका है, सीखने का काम हो चुका है, यानी कि आपका जो सेमेस्टर के फाइनल होने के बाद से जो मुख्य परीक्षा होती है या फिर सत्र समाप्त होने के बाद से जो फाइनल एग्जाम होता है, आपका अधिगम हो चुका है। साल भर आपने पढ़ाई कर लिया, अब साल भर में आपने क्या सीखा उसी सीखे हुए का आकलन करना सीखने का आकलन कराता है। यानी कि जो मुख्य परीक्षा होगी चाहे सेमेस्टर के अंत में या फिर सत्र के अंत में, वो सीखने का आकलन है। इसके बाद से सीखने के अंदर आकलन का मतलब क्या हो गया, तो देखिए कई बार क्या होता है कि टीचर जो होते हैं वो ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई टॉपिक दे देते हैं जिसमें विभिन्न बच्चे 7, 8, 10 बच्चे एक ग्रुप में बैठ करके और डिबेट करते हैं। तो ये इस डिबेट के दौरान जो आकलन होगा ये सीखने के अंदर आकलन के अंतर्गत आता है। प्रश्न में आपसे सिर्फ स्व आकलन की बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 सीखने के समान आकलन यानी बच्चा अपना खुद का आकलन करेगा, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो के संबंध में कौन कौन से तथ्य सही हैं आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। संचयी मतलब कि सभी सूचनाओं को अपने अंदर समाहित करना। तो ये बिल्कुल सही है। बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, उनकी प्रगति किस प्रकार से, ये सब कुछ अभिलेख इसमें संचित होता है। किसमें? पोर्टफोलियो में। तो पहला पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चे का प्रदर्शन कैसा है, उनके कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए उनको समर्थ बनाता है, यानी कि आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से सीख रहे हैं, बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, ये पूरा आप परिलक्षित कर पाएंगे उस पोर्टफोलियो के माध्यम से। तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर होगा सी विकल्प। देखिए, सिर्फ 1 वर्ष, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ पर केवल सिर्फ एकमात्र इस प्रकार के शब्द आते हैं वो बिल्कुल विकल्प को संकुचित कर देते हैं, निगेटिव कर देते हैं। तो आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर प्रश्न में पॉजिटिव सेंस में आपसे विकल्प पूछा गया तो आपका ये निगेटिव हो गया, और अगर निगेटिव के सेंस में पूछा गया रहता तो यही विकल्प आपका सही होता। ठीक है, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। सिर्फ केवल एकमात्र इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो विकल्प को निगेटिव कर देते हैं। तो आगे आपको पढ़ना ही नहीं, ये विकल्प गलत हो गया। ठीक है, चौथा देखिए, बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है। ये भी बिल्कुल सही है। सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है का मतलब क्या हुआ, यानी बच्चे पोर्टफोलियो के माध्यम से अपना भी आकलन कर सकते हैं, यानी वो सक्रिय रूप से भागीदारी हैं इस पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखिए ए, बी और डी वाला सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ए, बी, डी, यानी चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दे जैसे कि लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किस प्रकार से किया जा सकता है। लिंग भेद मतलब कि लड़के लड़कियों को जिस प्रकार से अलग अलग बैठाया जाता है, तो इस लिंग भेद को अर्थपूर्ण संपादन करने की बात की जा रही है, यानी ये संवेदनशील मुद्दे को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ताकि समाज में ये मैसेज ना जाए कि तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये कर सकते हो। तो इस लिंग भेद को खत्म करने के लिए किस प्रकार से टीचर इसमें अपना सहभागिता दिखा सकता है। देखिए, दूसरा विकल्प दिया गया है व्याख्यान का आयोजन करके। देखिए, प्राइमरी बच्चों की बात हो रही है, जहाँ पर भी व्याख्यान आ गया वो निगेटिव कर देता है विकल्प को, क्योंकि बच्चे व्याख्यान को समझने के लिए सक्षम नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि उनको आकर के आप बोल करके चले जाइए और वो समझ जाएंगे। बच्चे प्राइमरी के हैं, ये खेल के माध्यम से ही सीख पाएंगे। तो व्याख्यान बिल्कुल निगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, यहाँ तक तो ये पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि ये व्याख्यान के बाद चर्चा किया जा रहा है, इस वजह से निगेटिव होने की वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, प्रदर्शनी का आयोजन करके, ये भी निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि
देखिए भेदभाव किस में हो रहा है, लिंग भेद किस में हो रहा है, लड़के और लड़कियां जो कक्षा में हैं उनके बीच हो रहा है। तो प्रदर्शनी के माध्यम से वो खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पाएंगे। देखिए प्रदर्शनी अगर उच्च स्तर के बच्चों को दिखाते, उच्च कक्षा के बच्चों को दिखाते, तो वो चीज़ों को रिलेट कर पाते अपने आप से। लेकिन चूंकि ये प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं तो अपने आप को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे उस मुद्दों से। तो यहाँ पर जब तक बच्चे खुद से उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक्टिवली उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या समाप्त नहीं होगी। तो पहला विकल्प देखिए, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। अब यहाँ पर टीचर का रोल क्या है, सिर्फ संचालन करना, और एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चों के मध्य बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर चूंकि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, इसी वजह से यही एकमात्र पॉजिटिव विकल्प है और यही आपका उत्तर भी होगा, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है, यानी जो निगेटिव वाला होगा वही आपका उत्तर होगा। देखिए पहला विकल्प दिया गया है बंद उत्तर वाले प्रश्न। बंद उत्तर वाले प्रश्न कैसे होते हैं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आप एकमात्र इसका उत्तर होगा लखनऊ। क्यों, क्योंकि जब इसकी राजधानी यही है तो आप दूसरा उत्तर दे ही नहीं सकते, और बच्चे इसमें सोचने के लिए मजबूर भी नहीं होंगे। कहने का मतलब कि ये चीज़ें रटी रटाई चीज़ें होती हैं और ये फिक्स हैं कि इसका एक ही जवाब होगा। तो ये बंद उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, और चूंकि आपसे कम उपयुक्त पूछा गया था इस वजह से ये सही होगा। दूसरा देखिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर कहने का मतलब कि जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि फसल उगाने के लिए कौन कौन से चीज़ों की आवश्यकता है, तो ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है। आप इसका जवाब एक शब्द में या फिर एक लाइन में नहीं दे सकते। अब बच्चे खुद चिंतन करेंगे कि आखिर कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले अगर वो परिवेश में देखे होंगे अपने गांव देहात में कि सबसे पहले खेत को जोता जाता है, यानी कि ट्रैक्टर, ट्रॉली और या फिर बैल और हल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद से उसमें खाद डाला जाता है, उसके बाद से उसमें बीज बोया जाता है, उसके बाद से पानी डाला जाता है, उसके बाद से समय समय पर जो घास उगते हैं उसको हटाया जाता है, उसके बाद से फसल पकता है, उसके बाद से फसल की कटाई की जाती है। तो ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है, यानी कि बच्चे चिंतन करने के लिए इसमें स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो चूंकि आपसे कम उपयुक्त पूछा गया था, यानी निगेटिव पूछा गया था, जबकि ये पॉजिटिव है, तो ये उत्तर नहीं होगा आपका। तीसरा देखिए विस्तारित प्रश्न। विस्तारित प्रश्न का मतलब कि जिसे आप इलेबोरेट कर सके। इलेबोरेट कहने का मतलब कि जैसे 3-4 प्रकार के आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है बहुविकल्पीय, दूसरा होता है अति लघु उत्तरीय, तीसरा होता है लघु उत्तरीय और चौथा होता है दीर्घ उत्तरीय। तो दीर्घ उत्तरीय ही प्रश्न को विस्तारित प्रश्न बोला जाता है, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है उस पूरे टॉपिक को। तो एक्सप्लेन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप उस पर चिंतन करेंगे। तो विस्तारित प्रश्न भी ज़्यादा उपयुक्त है, और प्रश्न में चूंकि कम उपयुक्त पूछा गया था इस वजह से निगेटिव ये नहीं है, यानी कि पॉजिटिव था, और चूंकि निगेटिव पूछा गया था इस वजह से उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए सृजनात्मक प्रश्न। सृजनात्मक प्रश्न कहने का मतलब कि बच्चा नया कुछ मौलिक अपने तरीके से उसका उत्तर ढूंढेगा। सृजनात्मक कहने का मतलब कि कुछ नए तरीके से बच्चे उसका उत्तर ढूंढेंगे। तो ये भी बच्चों को चिंतन करने के लिए मजबूर करेगा, यानी कहीं ना कहीं ज़्यादा उपयुक्त होगा बच्चों के आकलन में। तो चूंकि ये पॉजिटिव था इस वजह से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव की बात की गई थी। तो निगेटिव एक ही है, ऑप्शन नंबर 1 बंद उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि बच्चा इसमें कुछ भी नया नहीं सोच रहा है, रटे रटाए चीज़ों को, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ये बंद उत्तर वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ये सबसे कम उपयुक्त होगा, क्योंकि इसमें बच्चे का आकलन नहीं हो रहा है, वो बच्चा रटा हुआ है इस उत्तर को और रट करके ही बता रहा है। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चौथा दिया गया है पाठ्यपुस्तकें। पाठ्यपुस्तकें कभी भी आकलन का संकेतक नहीं होती हैं। तीसरा देखिए पेपर पेंसिल परीक्षण, ये भी नहीं होगा। दूसरा देखिए स्मरण करना, ये तो कभी भी नहीं होगा। स्मरण या फिर रटने जैसी चीज़ें कभी भी जो पेडागोजी होता है उसमें हमेशा निगेटिव माना जाता है, तो ये भी विकल्प को गलत कर दिया। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा सहयोग, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निम्नलिखित में से प्रश्न पूछा गया था क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। अब चूंकि पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो परिवेश से जोड़ करके देखा जाता है, यानी कि जो आपके अंदर सहयोग की भावना उत्पन्न होगी वो कहीं ना कहीं जब आप परिवेश में जाएंगे तो इस भावना का
प्रदर्शन करेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि आकलन का संकेतक क्या होना चाहिए, तो सहयोग होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन के आकलन में। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।